हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को आईडीएम का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। तो यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईडीएम क्या होता है। आईडीएम की परिभाषा बताना है। तो जैसे दोस्तों, हम लोग कीट को नियंत्रित करने के लिए दो या दो से अधिक विधि को एक साथ प्रयोग करेंगे और इस प्रकार प्रयोग करेंगे कि जो आर्थिक दहलीज स्तर होता है उससे पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे, तो उसी को कहा जाता है आईडीएम। तो चलिए देखते हैं। दो या दो से अधिक विधियों का सुसंगत प्रयोग करके आर्थिक दहलीज स्तर, इकोनॉमिक इंजरी लेवल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में EIL, तक बिना पर्यावरण क्षति के रोग व्याधियों का निषेधात्मक निवारण आईडीएम कहलाता है। आईडीएम किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक विधियों का सुसंगत प्रयोग करके आर्थिक दहलीज स्तर तक बिना पर्यावरण के क्षति के रोग व्याधियों का निषेधात्मक निवारण आईडीएम कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? आईडीएम का पहला उद्देश्य है कि रोग व्याधियों का सुनियोजित ढंग से निवारण हो। दूसरा कि पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे, पर्यावरण की हानि से रोकना। अगला है कि निवेश द्रव्य का उन्मूलन निरोध करना, मतलब निवेश द्रव्य को रोकना। अगला है संगरोध, क्वारंटाइन उपाय। तो ये सब दोस्तों आईडीएम का उद्देश्य है। अब देखेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक नियंत्रण, जो कि मैं बहुत वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जैविक नियंत्रण। तो फसलों के नाशी जीवों को नियंत्रित करने के लिए एक दूसरे जीव को प्रयोग में लाना ये जैव नियंत्रण कहलाता है। जैसे दोस्तों, आपके खेत में कोई कीट है तो आप उसकी रुचि के कीट को उसके ऊपर छोड़ देंगे, मतलब कि जो कीट उसे खाता हो। तो दोस्तों इसी प्रक्रिया को जैविक नियंत्रण कहा जाता है। तो इसका और परिभाषा मैंने लिया है कि जब पीड़कों के नियंत्रण के लिए मनुष्य द्वारा उनके प्राकृतिक शत्रु का सहारा लिया जाता है तो उसे जैविक नियंत्रण कहते हैं। पीड़क दोस्तों मनुष्य को भी मनुष्य के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं, पौधों के लिए, जंतुओं के लिए, सभी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए घर में आपकी बिल्ली है, सॉरी घर में आपका चूहा है, तो चूहे का प्राकृतिक शत्रु क्या है? बिल्ली है। तो बिल्ली को आप पालेंगे तो दोस्तों यही एक जैविक नियंत्रण कहलाएगा। तो जब पीड़कों के नियंत्रण के लिए मनुष्य द्वारा उनके प्राकृतिक शत्रु, आपके घर में बहुत चूहा है तो उसके प्राकृतिक शत्रु बिल्ली का सहारा लेकर उसे नियंत्रित करेंगे तो उसी प्रक्रिया को जैविक नियंत्रण कहा जाता है। ये पीड़क पौधे, जंतु या मनुष्य के हो सकते हैं। ये जो पीड़क होते हैं दोस्तों, वो पौधे, जंतुओं या मनुष्यों को हो सकती हैं। इस नियंत्रण विधि में मनुष्य प्राकृतिक शत्रुओं को प्रोत्साहित करता है, उनके अनुकूल वातावरण तैयार करता है तथा भारी मात्रा में प्रयोगशालाओं में पालकर उनके रुचि के कीटों के ऊपर छोड़ता है। रुचि के कीट का मतलब दोस्तों जिस कीट को वो खाते हों, जिससे वे नष्ट होते हैं और उनकी संख्या में कमी होती है। तो दोस्तों यही थे जैविक कंट्रोल, इसी कहते हैं। तो जैविक कंट्रोल ये पूछ दिया था, आप क्या बताएंगे कि जब पीड़कों के नियंत्रण के लिए मनुष्य द्वारा उनके प्राकृतिक शत्रुओं का सहारा लिया जाता है तो उसे जैविक नियंत्रण कहते हैं। यह पीड़क दोस्तों जो होते हैं जंतुओं में हो सकते हैं, मनुष्यों में हो सकते हैं, पौधों में हो सकते हैं। इसके नियंत्रण की विधि में मनुष्य द्वारा प्राकृतिक शत्रुओं को प्रोत्साहित किया जाता है, उनके अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है और उन्हें भारी मात्रा में प्रयोगशालाओं में पालकर उनके रुचि के कीटों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। जिससे दोस्तों जिस कीट को खाने में वो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है, जिससे वे नष्ट हो जा सकें और उनकी संख्या कम हो सके। तो दोस्तों यही था बायोलॉजिकल कंट्रोल या जैविक नियंत्रण। आगे चलते हैं। EIL, आर्थिक दहलीज स्तर, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, जो कि मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया था आईपीएम में, सॉरी आईडीएम में, कि दो या दो से अधिक विधियों का सुसंगत प्रयोग करके आर्थिक दहलीज स्तर का बिना पर्यावरण क्षति के रोग व्याधियों का निषेधात्मक निवारण आईडीएम कहलाता है। तो इसमें पीड़कों की वह संख्या होती है जो एक निश्चित क्षेत्र पर पेस्ट की संख्या का घनत्व होता है। इकोनॉमिक इंजरी लेवल में क्या होता है दोस्तों? पीड़कों की वह संख्या होती है जो एक निश्चित क्षेत्र पर पेस्ट की संख्या का घनत्व होता है और यह आर्थिक क्षति पहुंचाता है। इसमें कीट प्रबंधन की विधियों को लागू करने से पहले यह देख लिया जाता है कि कीटों का जनसंख्या घनत्व कितना है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस संकल्प को बनाया गया था। तो दोस्तों यह था EIL। इसके बाद दोस्तों एक है ETL,
इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं आप लोगों को इसका पेपर का वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसका पेपर देख के अपने से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन ऐसा ऐसा पूछा एग्जाम में कि मिल नहीं रहा है। तो चलिए देखते हैं, अपने लेक्चर के माध्यम से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लेक्चर के माध्यम से कि एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन को परिभाषित कीजिए तथा इसमें प्रयुक्त होने वाली विधियों का भी वर्णन कीजिए। तो एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन क्या होता है, आईपीएम क्या होता है? तो एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन या समन्वित कीट प्रबंधन जिसे भी कहते हैं, यह एक ऐसा कार्यक्रम विकसित करता है जो पर्यावरण के अनुकूल होता है तथा फसलों को होने वाले नुकसान को भी रोकता है। इसलिए इसे पेस्ट नियंत्रण प्रबंधक भी कहा जाता है। आईपीएम का उद्देश्य दोस्तों यदि पूछ लिया तो आईपीएम का उद्देश्य क्या है? तो पारिस्थितिकी प्रणाली को कम से कम प्रभावित करते हुए पीड़कों तथा फसली नुकसान को न्यूनतम करना। बाद में महसूस किया गया कि पीड़कों का उन्मूलन न तो संभव है और न ही फायदेमंद है। इसी कारण प्राकृतिक शत्रुओं की संख्या इस प्रकार समन्वय स्थापित किया गया कि संख्या आर्थिक नुकसान न पहुंचा सके। एकीकृत नाशी कीट प्रबंधन का उद्देश्य है कि फसल की अधिकतम रक्षा करना, रोग फैलाने वाले आईपीएम पीड़कों की संख्या पर नियंत्रण स्थितियों, भूमि की स्थिति, किस्म, जलवायु की स्थिति पर निर्भर करता है। अब दोस्तों एग्जाम पूछता है कि कीटों के नियंत्रण के लिए यांत्रिक विधियां कौन कौन सी है उसको लिखिए। जैविक नियंत्रण की विधियां कौन कौन सी उसको लिखिए। फसलों में कीट प्रतिरोधी जातियों का प्रयोग करके कीटों का नियंत्रण कैसे किया जाता है उसको लिखिए। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे सभी के बारे में। तो इनमें सबसे पहला है शस्य विधि। शस्य विधि द्वारा कीट को नियंत्रित कैसे करेंगे? तो इन विधियों के अंतर्गत शस्य क्रिया करके, जैसे जिन्हें घटा बढ़ाकर कीटों को आक्रमण को कम किया जा सकता है। इन क्रिया में जैसे प्रमुख दोस्तों फसलों की बुआई और कटाई के समय में परिवर्तन करके कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। सफाई एवं फसलों तथा खरपतवार के अवशेषों को नष्ट करके कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। भूमि की जुताई करके, निराई गुड़ाई करके, फसल चक्र को यूज करके, खाद की मात्रा में परिवर्तन करके, जल की व्यवस्था में परिवर्तन करके इनमें दोस्तों परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरी है दोस्तों भौतिक विधियां। इनमें तापक्रम, आर्द्रता, ध्वनि, ठंड या सर्दी, प्रकाश, ऊर्जा। तो दोस्तों तापक्रम बढ़ाकर दोस्तों जैसे उच्च तापक्रम से दोस्तों कीट को नियंत्रित किया जा सकता है, आर्द्रता से, ध्वनि से, ठंड और सर्दी से, प्रकाश से, ऊर्जा से। तो उपयुक्त का उपयोग कीटनाशकों को मारने के लिए किया जाता है। इसके बाद दोस्तों यांत्रिक विधि है, जो दोस्तों फिजिकल मेथड जिसे कहते हैं। इन विधियों के अंतर्गत सभी प्रयास आते हैं जिनमें नाशक कीट भोजन तक न पहुंच सके, साथ ही उनकी विभिन्न अवस्थाओं जैसे अंडों, अवयस्कों तथा वयस्कों को हाथ से नष्ट करना तथा उनकी यांत्रिक रोकथाम सम्मिलित करना। मतलब दोस्तों इसमें क्या किया जाता है कि कीटों को उनका जो भोजन होता है वहां तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। इसके बाद जैविक नियंत्रण, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, तो आप लोग जैविक नियंत्रण नहीं बताऊंगा। इसके बाद अगला है फसलों में कीट प्रतिरोधी जातियों का प्रयोग करके। तो कीट प्रतिरोधी जातियां और कीट प्रबंधन के लिए एक नींव है। इनका सफल उपयोग तब होगा जब इन्हें परंपरागत शस्य विधियों, जैविक विधियों के साथ उपयोग करें। निम्न आर्थिक मूल्य स्तर की फसलों जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा तथा मोटे अनाज में कीट प्रतिरोधी जातियों का उपयोग कीट नियंत्रण का प्रमुख साधन है। इसके बाद दोस्तों रासायनिक विधि या रासायनिक विधि द्वारा कैसे नियंत्रित किया जाता है? ऐसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं जो अपनी रासायनिक क्रिया द्वारा नाशक कीटों को मारते हैं तथा दूर भगाते हैं। कीट को मारने के साथ ही उनके अधिक प्रकोप के समय के अनुसार उसका तुरंत उपयोग किया जाना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों आनुवांशिक विधि। इन विधियों में उन रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिनके प्रभाव से कीटों की प्रजनन शक्ति नष्ट हो जाती है, या मादा अंडे तो देती है परंतु उनमें गिडार नहीं निकलता है। इसके बाद दोस्तों आठवां वैधानिक नियंत्रण, लीगल कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है। तो इसके अंतर्गत वे प्रयास सम्मिलित है जो विभिन्न भागों जैसे देश के भागों में हानिकारक कीट या बीमारियां न प्रवेश कर सके, साथ ही जो हानिकारक कीट या बीमारी दूसरे भागों में न हो, जो हानिकारक कीट या बीमारियों जो किसी विशेष स्थान पर प्रवेश कर गई है उन्हें आगे फैलने से रोका जा सके। तो इसे कहते हैं दोस्तों लीगल कंट्रोल। अब दोस्तों अगला टॉपिक है कि एक आदर्श कीटनाशी का गुण क्या है। एक जो अच्छा कीटनाशक होता है उसका गुण क्या होना चाहिए? तो पहला दोस्तों उसका पॉइंट है कि कीटों के लिए उच्च विषाक्तता होनी चाहिए। दूसरा है कि शीघ्र विषैली क्रिया युक्त होनी चाहिए। तीसरा दोस्तों प्रयोग की गई सतह पर अस्थायित्व हो। और अगला पॉइंट है पौधे के लिए विषकार और क्षतिकारक न हो। दोस्तों मतलब कि पौधों को नुकसान न पहुंचाए। अगला है लक्ष्य कीट को मारने वाला हो। अगला है कीटों की अधिकांश अवस्था को मारने वाला हो।
ये हम आदर्श कीटनाशी गुण देख रहे हैं दोस्तों। अगला है मनुष्य सहित उच्च जंतुओं के लिए हानि रहित हो। अगला पॉइंट है दूसरे पीड़कनाशी कीटों के साथ संगतता हो। अगला है लाभदायक जंतुओं और वनस्पतियों के लिए हानि रहित हो। अगला पॉइंट है प्रयोग किए गए रूप में मृदा के अंदर इकट्ठा होने की प्रकृति न हो। अगला पॉइंट है खाने योग्य पौधे की उपज को धब्बा युक्त, दोष युक्त या विषैला न करने वाला हो। अगला पॉइंट है थोड़ी मात्रा में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक प्रभावी हो। तो यह था दोस्तों एक आदर्श कीटनाशी का गुण। अब दोस्तों कभी कभी यहाँ पूछता है कि जब आप कीटनाशी का प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों इसमें रहेगा कि कीटनाशी के कट्ठों या धारकों के लेख पत्रों पर दिए गए निर्देशों को दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। मतलब दोस्तों जब आप कोई कीटनाशी लाते हैं तो उसके अंदर एक मैनुअल होता है, एक पर्ची होती है जिसमें दिया रहता है कि इसको कैसे प्रयोग करना है, या आपको यदि इसके संपर्क में आ गए तो कैसे बचना है, तो सब कुछ उस पर दिया रहता है, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि कीटनाशी को प्रयोग करते समय या तो तैयार करते समय उसके चूड़ अथवा फुहार श्वास द्वारा लेने का पूर्ण रूप से बचाव करना चाहिए। जैसे आप दवा मार रहे हैं तो उसका जो चूड़ है दोस्तों, जो पाउडर टाइप होता है वो उड़ता है, उड़ के नाक में जाता है, तो उससे बचना चाहिए। अगला पॉइंट है कीटनाशी का त्वचा से संपर्क नहीं होना चाहिए। यदि दुर्घटनावश ऐसा हो जाता है तो तुरंत साबुन से धोना चाहिए। मतलब यदि आप कीटनाशी का प्रयोग करने जा रहे हैं, आपके त्वचा पे लग गया तो उसे तुरंत साबुन से धो लीजिए। अगला पॉइंट है कीटनाशी का प्रयोग करते समय बीड़ी, सिगरेट तथा खाने का पूर्ण परित्याग होना चाहिए। तो यदि आप कीटनाशी का प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है कीटनाशी का प्रयोग नंगे हाथ से नहीं करना चाहिए, ग्लव्स लगा कर करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि कीटनाशी का प्रयोग और फसल की कटाई के बीच एक सुरक्षित अंतराल देना चाहिए। अगला पॉइंट है जहाँ तक संभव हो कीटनाशी का प्रयोग कीट की उन विकासशील अवस्थाओं के साथ किया जाए जो इसके प्रति संवेदनशील या सूक्ष्मग्राही हैं। तो दोस्तों ये थे कीटनाशी का प्रयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछता, फोरकास्टिंग पूर्वानुमान। पूर्वानुमान तो क्या होता है दोस्तों? पूर्वानुमान से आपको पता चल जा रहा होगा कि पहले से अनुमान, मतलब पहले से अनुमान लगाना कि क्या होने वाला है। जैसे दोस्तों आपको मौसम की जानकारी मिल जाती है, तो इसी प्रकार दोस्तों कीटों में भी होता है कि कौन सा कीट आने वाला है, उसकी जानकारी सबको हो जाती है पहले से ही। तो उसी प्रक्रिया को कहा जाता है पूर्वानुमान। तो देखते हैं, समय और सीन के संदर्भ में जो भविष्यवाणी की जाती है उसे पूर्वानुमान कहते हैं। इसके आधार पर नासिक कीटों के प्रबंध में सहायता मिलती है। किसी कीट की संख्या में उतार चढ़ाव के लिए कुछ भौतिक और जैविक कारक जिम्मेदार होते हैं। अतः उनके सघन अध्ययन से कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप किसी कीट की संख्या के उतार चढ़ाव के बारे में अनुमान किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे फोरकास्टिंग। बस दोस्तों इतना ही, क्योंकि दोस्तों इसका जो टॉपिक है क्वेश्चन एग्जाम पूछा है बहुत ज़्यादा हार्ड पूछा है और कहीं मिल नहीं रहा है। तो आप लोग मैं उसका क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख के अपने से सवाल भी कर लीजिएगा और मैं भी जितना हो सकेगा आप लोग कराऊंगा। तो उम्मीद करते हैं मैंने जितना बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।